अजीत दादा पवार प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। अट्ठाईस जनवरी 2026 सुबह के 8:40 महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ सामान्य था, लेकिन आसमान में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी भनक किसी को नहीं थी। मुंबई से उड़ान भरने वाला वो लियरजेट 45 अपनी मंजिल से बस कुछ ही सेकंड दूर था। पायलट को रनवे दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी लैंडिंग की कोशिश की गई और फिर खामोशी, एक धमाका और महाराष्ट्र का एक कद्दावर नेता हमेशा के लिए खामोश हो गया। दुनिया ने इसे खराब मौसम और कम विजिबिलिटी का नाम दिया, लेकिन क्या कहानी बस इतनी ही थी? क्रैश के ठीक 7 सेकंड पहले उस प्लेन के साथ हवा में क्या हुआ? वो सीसीटीवी फुटेज जिसमें प्लेन ने एक अजीब रोल लिया, वो पायलट जिसे उस दिन उड़ना ही नहीं था, और वो व्हिसल ब्लोअर जिसने सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। आज हम उस 8:45 की टाइमलाइन को रिवाइंड करेंगे, कोहरे के पीछे छिपे उस सच को बाहर निकालेंगे जिसे शायद दबाने की कोशिश की गई। आखिर क्रैश से पहले कॉकपिट में क्या चल रहा था? यह महज एक हादसा था या एक सोची समझी लापरवाही? जानने के लिए देखिए यह रिपोर्ट, क्रैश से पहले क्या हुआ। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तारीख 28 जनवरी सुबह के 8 बज रहे थे। कालिना के जनरल एविएशन टर्मिनल पर वीआईपी मूवमेंट की हलचल तेज थी। रनवे पर एक लियरजेट 45 खड़ा था। यह विमान अपनी रफ्तार और कंफर्ट के लिए जाना जाता है। अक्सर इसे कॉरपोरेट जगत का वर्क हॉर्स कहा जाता है। इसका सेफ्टी रिकॉर्ड बेहतरीन है, लेकिन एविएशन में एक कहावत है, हवा में प्लेन खतरनाक नहीं होते, गलत फैसले खतरनाक होते हैं। इस फ्लाइट में कुल 5 लोग सवार थे। पैसेंजर सीट पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उनके निजी सचिव और एक सुरक्षा अधिकारी, और कॉकपिट की जिम्मेदारी 2 पायलट्स के हाथों में थी। माहौल सामान्य था, चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। प्रोटोकॉल के मुताबिक उड़ान भरने से पहले सारी चेकलिस्ट पूरी की जा चुकी थी। सुबह 8:10 पर प्लेन ने मुंबई से उड़ान भरी। डेस्टिनेशन था बारामती। हवाई दूरी महज 25 से 30 मिनट की थी। मुंबई में आसमान साफ था, सूरज निकल चुका था और विजिबिलिटी एकदम क्लियर थी, लेकिन पायलट और पैसेंजर दोनों इस बात से बेखबर थे कि उनकी मंजिल यानी बारामती में मौसम उनका दुश्मन बन चुका था। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिसे बाद में जांच एजेंसियों ने भी नोट किया। क्या मुंबई एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल और बारामती के ग्राउंड स्टाफ के बीच मौसम को लेकर सही कम्युनिकेशन हुआ था? रिपोर्ट्स के मुताबिक बारामती में उस वक्त विजिबिलिटी 1500 मीटर से भी कम थी। लीजर जेट 45 जैसे विमान को विजुअल लैंडिंग के लिए साफ मौसम की जरूरत होती है। सुबह 8:35 पर प्लेन अब बारामती के करीब था। क्रू ने लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन कॉकपिट के अंदर का माहौल अब बदल चुका था। बाहर सिर्फ सफेद धुंध थी, रनवे दिख नहीं रहा था। यहाँ एक सस्पेंस वाली बात यह भी सामने आई कि टेक ऑफ से ठीक पहले पायलट ने फ्लाइट प्लान में कुछ मामूली बदलाव की बात की थी। क्या उन्हें मौसम का अंदाजा हो गया था? क्या वो उड़ान भरने से हिचकिचा रहे थे, या फिर वीआईपी शेड्यूल का दबाव उन पर हावी हो गया था? घड़ी में 8:40 हो चुके थे। प्लेन बादलों को चीरता हुआ नीचे आ रहा था, एक ऐसी लैंडिंग के लिए जो कभी पूरी नहीं होने वाली थी। सुबह के 8:44 हो चुके थे। प्लेन बारामती एयर स्ट्रिप के रनवे 29 की तरफ अप्रोच कर रहा था। ऊंचाई बेहद कम थी, जमीन से महज कुछ 100 फीट ऊपर। नियम यह कहते हैं कि अगर आपको एक निश्चित ऊंचाई पर रनवे साफ न दिखे तो आपको तुरंत गो अराउंड करना चाहिए, यानी दोबारा ऊपर उड़ जाना चाहिए। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। क्रैश साइट के पास एक फैक्ट्री के सीसीटीवी कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया वो रोंगटे खड़े करने वाला था। वीडियो में साफ दिखता है कि प्लेन रनवे की सीध में था, लेकिन अचानक आखिरी के 7 सेकंड में प्लेन ने एक अजीब हरकत की। विमान बाईं ओर तेजी से झुका। एविएशन की भाषा में इसे शार्प बैंक एंगल कहते हैं। एक लियरजेट 45 जो लैंडिंग स्पीड पर हो, अगर वो 60 डिग्री से ज्यादा झुक जाए तो वो हवा में टिक नहीं सकता। इसे स्टॉल होना कहते हैं, यानी प्लेन पत्थर की तरह नीचे गिरने लगता है।
सवाल यह है, पायलट ने वो शार्प टर्न क्यों लिया? क्या रनवे पर अचानक कोई जानवर आ गया था? क्या कोहरे में उन्हें दिशा का भ्रम हो गया था? या फिर प्लेन के कंट्रोल सिस्टम ने जवाब दे दिया था? सुबह 8:45 AM पर एक जोरदार धमाका हुआ जो कई किलोमीटर दूर तक सुना गया। प्लेन रनवे से कुछ ही दूरी पर जमीन से टकराया। फ्यूल टैंक भरे होने के कारण आग ने चंद सेकंड में मलबे को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर मौजूद चश्मदीदों जो पास के खेतों में काम कर रहे थे का कहना है कि उन्होंने प्लेन का इंजन एक अजीब आवाज करते हुए सुना था, जैसे कोई मशीन बंद होकर दोबारा चालू होने की कोशिश कर रही हो। ब्लैक बॉक्स यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर इस गुत्थी को सुलझा सकते थे, लेकिन मलबे से जो ब्लैक बॉक्स मिला वो बुरी तरह डैमेज था। क्या वो आखिरी के शब्द रिकॉर्ड कर पाया? क्या कॉकपिट में कोई चीख थी या कोई वार्निंग अलार्म या फिर एक सोची समझी खामोशी? सब कुछ जलकर खाक हो चुका था, लेकिन मलबे के बीच से एक ऐसा सच निकलना बाकी था जो पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को हिलाने वाला था। मलबे की आग बुझ चुकी थी, लेकिन सवालों की आग अभी भड़कनी शुरू हुई थी, और इन सवालों के केंद्र में था कॉकपिट। जब जांच एजेंसियों ने फ्लाइट का रोस्टर चेक किया तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। जिस पायलट का नाम उस दिन की ड्यूटी लिस्ट में था वो उस प्लेन में मौजूद ही नहीं था। यह केस का सबसे बड़ा रेड फ्लैग था। द लास्ट मिनट स्वैप। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस उड़ान की कमान एक सीनियर कैप्टन के हाथ में होनी थी, जिन्हें बारामती की कठिन एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग का अच्छा अनुभव था। लेकिन उड़ान भरने से महज 2 घंटे पहले एक अजीब घटनाक्रम हुआ। रोस्टर अचानक बदल दिया गया। प्लेन की कमान उस पायलट को सौंपी गई जिसे स्टैंड बाय पर रखा गया था। सवाल यह नहीं है कि पायलट बदला क्यों गया, एविएशन में यह होता रहता है। सवाल यह है कि क्यों बदला गया। क्या पहले पायलट ने उड़ान भरने से मना कर दिया था? क्या उसे मौसम का खतरा भांप लिया था, या फिर उसे किसी ऊपर के आदेश के तहत हटाया गया? जिस पायलट ने लियरजेट 45 को उड़ाया, उनके अनुभव पर भी अब उंगलियां उठ रही हैं। लियरजेट 45 एक बेहद फुर्तीला और तेज विमान है जिसे संभालना आसान नहीं होता, खासकर लैंडिंग के वक्त। सोर्सेस का दावा है कि जिस पायलट के हाथ में कंट्रोल था, उनके पास इस स्पेसिफिक विमान पर फ्लाइंग आवर्स तो थे, लेकिन लो विजिबिलिटी लैंडिंग का अनुभव कम था। क्या एक कम अनुभवी पायलट को जानबूझकर उस सीट पर बैठाया गया क्योंकि वो ना नहीं कह सकता था? द VIP सिंड्रोम एविएशन की दुनिया में एक बहुत खतरनाक शब्द है। गेट देयर आइटिस या प्लान कंटिन्यूएशन बायस। इसका मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए, मंजिल पर पहुंचना ही है। जब प्लेन में राज्य का उप मुख्यमंत्री बैठा हो तो पायलट पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। इसे हम VIP प्रेशर कहते हैं। क्या उस दिन कॉकपिट में पायलट को यह कहा गया था कि मीटिंग जरूरी है, लैंडिंग तो करनी ही पड़ेगी? क्या इसी दबाव ने पायलट को वो रिस्क लेने पर मजबूर किया जो उसने सामान्य हालात में कभी नहीं लिया होता? जांच रिपोर्ट में एक और पहलू का जिक्र दबी जुबान में किया गया, पायलट फटीग। क्या यह सच है कि वो पायलट पिछले 14 दिनों से बिना पर्याप्त छुट्टी के लगातार उड़ान भर रहा था? एक थका हुआ दिमाग और खराब मौसम, यह एक ऐसा कॉकटेल है जो तबाही की गारंटी देता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि कंपनी के अंदर एक ऐसा शख्स था जो जानता था कि यह रोस्टर क्यों बदला गया। वो जानता था कि उस दिन उस प्लेन को उड़ना ही नहीं चाहिए था। अपराध शास्त्र में एक लैटिन कहावत है, क्यूई बोनो, यानी इस घटना से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ। जब भी किसी बड़े नेता की आकस्मिक मृत्यु होती है तो यह सवाल उठना लाजिमी है। 28 जनवरी के उस हादसे ने न सिर्फ एक प्लेन को बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति के पूरे समीकरण को क्रैश कर दिया। सबसे पहला शक तब गहराया जब क्रैश साइट को रिकॉर्ड समय में साफ कर दिया गया। आमतौर पर एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम को मलबे के हर एक टुकड़े को उसी जगह पर जांचना होता है, लेकिन चश्मदीदों का कहना है कि हादसे के कुछ ही घंटों के भीतर मलबे के बड़े हिस्सों को ट्रकों में भरकर वहां से हटा दिया गया। प्रशासन ने तर्क दिया कि यह भीड़ को रोकने के लिए था, लेकिन साजिश की थ्योरी वाले पूछते हैं, क्या मलबे में कोई ऐसा सबूत था जिसे दुनिया से छिपाना जरूरी था? क्या प्लेन के किसी हिस्से पर विस्फोट के निशान थे? अजीत पवार के जाने से सत्ता के गलियारों में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया। उनके विरोधी
जो कल तक बैकफुट पर थे, अचानक फ्रंट फुट पर आ गए। उनकी पार्टी के भीतर भी वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। क्या यह महज एक संयोग था कि यह हादसा चुनाव से ठीक पहले हुआ, या फिर यह एक सोची समझी चाल थी रास्ते के सबसे बड़े कांटे को हटाने की? सोशल मीडिया पर दबी जुबान में यह भी चर्चा है कि हादसे से कुछ दिन पहले उनकी सुरक्षा में भी कुछ बदलाव किए गए थे। हादसे को वक्त बीत चुका है, लेकिन आज तक जांच कमेटी की फाइनल रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई। हर बार तकनीकी विश्लेषण का हवाला देकर तारीख आगे बढ़ा दी जाती है। इतिहास गवाह है, जब फाइलें धूल खाने लगती हैं तो समझ लीजिए कि सच को दफन किया जा रहा है। क्या यह रिपोर्ट कभी बाहर आएगी, या यह भी माधवराव सिंधिया और YSR रेड्डी के हादसों की तरह एक मिस्ट्री बनकर रह जाएगी? अगर आप इन सभी हाई प्रोफाइल क्रैश की फाइलों को देखेंगे तो आपको एक डरावना पैटर्न दिखाई देगा। हर केस में जांच खराब मौसम पर शुरू होती है और पायलट की गलती पर खत्म हो जाती है। सिस्टम कभी दोषी नहीं माना जाता। उस व्हिसलब्लोअर ने जो दस्तावेज लीक किए वो इसी पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं। उस गुमनाम खत में साफ तौर पर प्लेन के एंगल ऑफ अटैक सेंसर में गड़बड़ी का जिक्र था। मेंटेनेंस लॉग बताते हैं कि इस सेंसर को बदलने की सिफारिश 1 हफ्ते पहले की गई थी, लेकिन कंपनी ने इसे डिफर्ड डिफेक्ट यानी बाद में ठीक करेंगे की लिस्ट में डाल दिया। क्यों? सिर्फ इसलिए ताकि विमान ग्राउंड न हो और VIP शेड्यूल न बिगड़े। सोचिए, एक VIP फ्लाइट, बाहर जानलेवा कोहरा, थका हुआ पायलट और एक तकनीकी रूप से अनफिट विमान। यह महज एक हादसा नहीं था, यह एक परफेक्ट स्टॉर्म था जिसे कुदरत ने नहीं बल्कि इंसान की लापरवाही और लालच ने तैयार किया था। जब तक हम VIP कल्चर को सुरक्षा मानकों से ऊपर रखेंगे, ऐसे हादसे होते रहेंगे, नेता जान गंवाते रहेंगे और सच मलबे के नीचे दबता रहेगा। तो दोस्तों, यह थी 28 जनवरी की वो अनकही कहानी। हमने देखा कि कैसे एक खराब मौसम का बहाना, एक अनुभवहीन पायलट की गलती और एक सिस्टम की लापरवाही ने मिलकर एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। मलबे की राख ठंडी हो चुकी है, लेकिन सवाल आज भी सुलग रहे हैं। क्या वो रोल तकनीकी खराबी थी? क्या पायलट बदला जाना एक साजिश थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह हादसा रोका जा सकता था? सच्चाई शायद कभी सरकारी फाइलों से बाहर न आए, लेकिन जनता की अदालत में फैसला होना बाकी है। हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे, हमने बस वो पन्ने खोले हैं जो चिपका दिए गए थे। अब फैसला आपको करना है। आपको क्या लगता है, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था या एक गहरी साजिश? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लगता है कि इस केस की दोबारा जांच होनी चाहिए तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए बनाया गया है। इसमें बताई गई सारी बातें न्यूज़ रिपोर्ट्स और इंटरनेट पर मौजूद अलग अलग जानकारी पर आधारित हैं। हमारा मकसद किसी भी इंसान, किसी पार्टी या किसी का भी दिल दुखाना या उन्हें बदनाम करना बिल्कुल नहीं है। वीडियो में दिखाई गई कुछ तस्वीरें और क्लिप्स सिर्फ आपको समझाने के लिए इस्तेमाल की गई हैं। कृपया आप वीडियो को अपनी समझ और सूझबूझ से देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना न भूलें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे छूट न जाए। जय हिंद,